बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास जितने भी NADH अभी तक प्रोड्यूस हो चुके हैं, जितने भी FADH2 अभी तक प्रोड्यूस हो चुके हैं, उन सारों को हमने जो है हमारे पास उन्होंने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के भी किए हुए हैं, उनके पास प्रोटॉन्स हैं, तो उनको हमने यूटिलाइज करना और उनको एक तो जो हमारे पास रीऑक्सीडाइज करना है और दूसरा उनकी जो एनर्जी है उससे हमने क्या करना है ATP प्रोड्यूस करना है। तो ओवरऑल हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा समरी देखते हैं कि हमारे पास अभी तक किस तरह से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं और वो किस किस तरह से हमारे पास कितने हमारे पास NADH और FADH वगैरह प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज से, हमारे पास क्या बना था, पायरुवेट बना था। इसमें हमारे पास क्या हुआ था, हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास 2 NADH प्लस H पॉजिटिव बने हैं, ठीक है, प्लस 2 ATP प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। उसके बाद ये पायरुवेट हमारे पास किधर आ गया जी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहां पे ये कन्वर्ट हुए जी आपके पास एसिटाइल कोए में, ठीक है। और पायरुवेट जब एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ है तो ये क्योंकि हमारे पास 2 पायरुवेट की प्रोडक्शन हुई थी, तो मतलब 2 एसिटाइल कोए प्रोड्यूस हुए हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इन अ सिंगल रिएक्शन हमारे पास एक NADH प्रोड्यूस हो रहा था। तो जब 2 पायरुवेट 2 एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुए तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हुआ कि 2 NADH की DH प्लस H पॉजिटिव की प्रोडक्शन हुई। उसके बाद ये स्टाइल को है हमारे पास TCS साइकिल में गया, और TCS साइकिल में हमारे पास जो है ओवरऑल हमने कहा था जी कि हमारे पास एक स्टाइल को जब कन्वर्ट होता है ऑक्सिलरी स्टेट में, तो उस पूरे प्रोसेस में हमारे पास 3 NADH, एक FADH और एक GTP प्रोड्यूस होता है। तो जब हमारे पास 2 स्टाइल को है हमारे पास TCS साइकिल में जो हमारे पास यूटिलाइज हुए हैं, तो ओवरऑल हमारे पास 6 NADH प्लस H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास 2 FADH 2 प्रोड्यूस हुए हैं, और आपके पास ओवरऑल 2 GTP, जिनको हम ओवरऑल हमारे पास 2 ATP ही में कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन, या फिर हमारे पास डायरेक्टली यूटिलाइज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ GTP, और दोनों की एनर्जी सेम होती है, इनकी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 2 4 10, तो 10 NADH प्लस H पॉजिटिव हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं सो फार, जो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन में अभी तक, ठीक है, अभी तक ग्लाइकोलाइसिस की जो ऑक्सीडेशन हुई है। उसके अलावा हम कहते हैं जी हमारे पास 2 FADH2 प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। अब जो 2 ATP यहाँ प्रोड्यूस हुए और 2 GTP यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, ओवरऑल अभी तक हमारे पास जो नेट गेन हुआ है अभी तक ATPs का जो प्रोडक्शन हुई है वो सिर्फ 4 ATPs अभी तक हमें मिले हैं। बाकी जितनी भी एनर्जी हमारे पास ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जितना भी हमारे पास पाथवे है, वो हमारे पास जो है कैप्चर्ड है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर। वो किधर कैप्चर्ड है हमारे पास, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो कि हमारे पास 10 NADH प्लस H पॉजिटिव है और 2 FADH प्लस H2, 2 FADH2 हमारे पास है। अगर हम एक जर्नल हमारे पास जो है कैलकुलेशन करें, तो हमारे पास हमने कहा था कि एक NADH जो है ऑन एवरेज हमारे पास जो है, कीमिया ऑस्मोसिस थ्योरी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, उसमें हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंस है, वो हम चेंजेस पढ़ेंगे, मगर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो एक NADH हमारे पास 3 प्रोड्यूस करता है ATP, ओवरऑल की बात है, और हमारे पास 3 into 10 मीन 30 ATPs हमारे पास यहाँ से प्रोड्यूस हो सकते हैं, और हमारे पास एक FADH2 हमारे पास 2 ATPs रहते हैं, तो ओवरऑल 2 into 2 हमारे पास 4 ATPs यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास ऑलरेडी प्रोड्यूस जो है हमारे पास ATPs 4 हैं, तो ओवरऑल हमारे पास नेट गेन जो हमारे पास क्या है, हमारे पास 38। मगर हमने ग्लाइकोलाइसिस में कहा था कि हमारे पास जब ये पायरुवेट जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, तो 2 ATP हमारे पास यूटिलाइज होते हैं, तो -2 करें तो ओवरऑल 36 ATPs हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। सो ओवरऑल हम नेट गेन हम कह सकते हैं 38 to 36 ATPs हमारे पास ऑन एवरेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। मगर हम कीमिया ऑस्मोसिस थ्योरी की बात नहीं करें, हम अभी लेटर ऑन हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करने के बाद हम कीमिया ऑस्मोसिस थ्योरी पढ़ेंगे, और उसमें हम कहते हैं जी कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 34 और 32 ATPs प्रोड्यूस होते हैं, उसमें हम प्रोटॉन्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो एक जनरल आइडिया की हम बात करें तो हमारे पास जो है ओवरऑल कैप्चर्ड अभी हमारे पास जो एनर्जी है 34 ATPs बनाने की, वो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर है, और उसको हमारे पास एनर्जी को यूटिलाइज करके ATP बनाना वो हमारे पास कौन करेगा, हमारे पास वो प्रोड्यूस करेगा बाय द फ्रॉम बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस तरह से होता है, क्या होता है, अभी हम इसको स्टडी करते हैं। तो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जैसे कि हमने ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की वजह से हमने कहा जी प्रोड्यूस हुए हैं NADH प्लस FADH2, जो कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के कैप्चर करते हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो कि हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है आपके ग्लूकोज के।
तो वो सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको पास करना है आगे और उनसे हमने क्या प्रोड्यूस करनी है, एटीपी प्रोड्यूस करनी है। तो हम सब पहले थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आपके पास आ जाती है, दिस वन, ठीक है, दिस इज OMM। और हमारे पास अब याद रखने हमने दो चीजें, ये हमारे पास जो अब देखें यहाँ पे हमने डेविएशन कर दी, हमारे पास दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल, उनकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह से होती है कि वो हमारे पास जो मेम्ब्रेन है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दरमियान ये मैट्रिक्स जो बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो है हमारे पास क्या मौजूद है, इसके कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है। इनसाइड आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मैट्रिक्स है और आउटसाइड जो है आपके पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल हमारे पास स्पेसेस मौजूद हैं, ठीक है। अब आपके पास जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं आपके पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, उनको हमारे पास नाम दिया गया है जी कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। और ये हमारे पास इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये हमारे पास जो हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसके इनसाइड जो है हमारे पास जो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेसेस होंगी और इंटर मेम्ब्रेनियल स्पेसेस होगी और बाहर वाली साइड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की स्पेसेस होंगी। अब कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है और ये किस तरह से वर्क करते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 की अगर हम बात करें तो इट इज नोन एज NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको हमारे पास अक्सर NADH को Q रिडक्टेज भी बोला जाता है, ठीक है। और हमारे पास इट कंसिस्ट ऑफ FMN दैट इज फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ एंड FES, ठीक है, आयरन सल्फाइड से ये मिलके हमारे पास बना होता है। इसका मेन जॉब क्या है, इसका मेन जॉब है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH प्लस H पॉजिटिव एंड 2 प्रोटॉन, भी 2 प्रोटॉन इससे करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन हमारे पास किससे, NADH प्लस H पॉजिटिव से। ये FADH के साथ डील नहीं करता, ये सिर्फ डील करेगा आपके पास NADH के पास। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 10 NADH प्लस H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुए हैं और 2 FADH 2 प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये हमारे पास एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किससे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास NADH प्लस H पॉजिटिव। अब क्या होता है कॉम्प्लेक्स 2, इट इज आल्सो नोन एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्रेब्स साइकिल में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां जो कि हमारे पास सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज वहां पे हमारे पास प्रोडक्शन कर रहा है FADH2 की। तो इट इज रिलेटेड टू क्रेब्स साइकिल, जैसे ही वो वहां पे FADH2 जो हमारे पास प्रोडक्शन करता है तो उसी टाइम पे ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या करता है, वो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर देता है आपके पास कॉम्प्लेक्स 3 को, ठीक है। अब ये वहां से डायरेक्टली हमारे पास कर लेता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब क्या है उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम रिडक्टेज की बात आ जाती है। साइटोक्रोम रिडक्टेज consist of heme and iron core, ठीक है, it is made up of heme and iron core and there are 3 type of cytochrome, cytochrome C1, cytochrome B and cytochrome C, ठीक है। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास आएगा आपके पास whether it is coming from complex 1 or whether it is coming from complex 2, तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हमारे पास क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा साइटोक्रोम C1 को, दूसरा इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को हमारे पास, और फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास इकट्ठे ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके पास ट्रांसफर होंगे फिर आगे साइटोक्रोम C। यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स, ये दिस इज कॉम्प्लेक्स 3, ये हमारे पास साइटोक्रोम C यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का काम करता है। कॉम्प्लेक्स 3 आपके पास फिक्स होगा, जबकि ट्रांसपोर्टर जो है वो हमारे पास मूव करते रहेंगे बिटवीन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। दिस इज कॉम्प्लेक्स 3 और यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है तो साइटोक्रोम C ट्रेवल करेगा फ्रॉम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4 और दोबारा से वापस आएगा और फिर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो ये हमारे पास साइटोक्रोम C जो है वो हमारे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का काम कर रहे होते हैं, जबकि हमारे पास बाकी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4 ये फिक्स्ड होते हैं आपस में अपनी जगह पे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज इसको कहा जाता है, ठीक है, हीम और कॉपर यूनिट से ये मिलकर बना होता है और ये इसका काम क्या होता है कि ये बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के हाइड्रोजन के साथ जो है मिलके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके वाटर की प्रोडक्शन कर रही होती है, ठीक है। नो मैकेनिज्म किस तरह से होता है, तो जैसे हमने कहा दो तरह के कोएंजाइम है, NADH है और FADH2। हमने कहा जी कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो NADH के साथ डील करता है, कॉम्प्लेक्स 2 हमारे पास FADH2 के साथ डील करता है। तो स्टार्टिंग विद द NADH, जो हमारे पास NADH का होगा उसमें फिर कॉम्प्लेक्स 2 इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारे पास NADH जो हमारे पास जितने भी हैं वो हमारे पास इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं, वो हमारे पास क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स 1 के साथ डील करते हैं और वहां पे हमारे पास क्या होती है इनकी रीऑक्सीडेशन होती है। रीऑक्सीडेशन में ये क्या करते हैं आपको 2 प्रोटॉन भी रिलीज कर देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर देते हैं, ठीक है। ये 2 प्रोटॉन तब ही इसके साथ NAD के साथ होते हैं जब, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इसने ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एक्सेप्ट किए होते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ये ट्रांसफर करता है FMN को। हमने क्या कहा था कॉम्प्लेक्स 1 इज मेड अप ऑफ FMN एंड FES, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन FMN के पास जाते हैं, वहां से ये FES को ट्रांसफर होते हैं, ठीक है।
और इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यूटिलाइज और साथ में 2 प्रोटॉन जो थे यहाँ से वो हमारे पास यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होते इस कॉम्प्लेक्स को। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यूटिलाइज करते हुए क्या करता है कॉम्प्लेक्स 1 जो है हमारे पास 4 प्रोटॉन जो हैं वो ट्रांसफर कर देता है फ्रॉम द ये हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में से प्रोटॉन उठा के 4 प्रोटॉन जो है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में शिफ्ट कर देता है। अब जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होते हैं उसमें हमारे पास प्रोटॉन्स नॉर्मली कम होते हैं, ठीक है ना। इट इज जस्ट लाइक कि आपके पास जो है आपने पानी की मोटर लगाई हुई है, उसको जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिली, एनर्जी मिली, उसने क्या किया नीचे हमारे पास जो आपका बेल होगा उसमें से पानी जो है आपकी टैंकी में पहुंचा दिया, ठीक है। तो सिंपल उसी तरह से हुआ कि आपके पास जैसे ही एनर्जी आई आपके पास कॉम्प्लेक्स 1 के पास, तो उससे 4 प्रोटॉन्स आपके पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के पास पहुंचाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2 प्रोटॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं यूबिक्विनिन। जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है, यूबिक्विनिन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये क्या करता है आपके पास 2 प्रोटॉन आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इसके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है नेगेटिवली चार्ज होता है। जब इसके साथ 2 प्रोटॉन अटैच हो जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, तो ये कहलाता है यूबिक्विनोन। पहले ये क्या कहलाता था यूबिक्विनिन, अब ये क्या कहलाएगा यूबिक्विनोन। अब ये यूबिक्विनोन जब पहुंचेगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास जिसको हम बोलते हैं रिडक्टेज, ठीक है। अब रिडक्टेज जो है हमारे पास क्या करेगा, नाउ दिस यूबिक्विनोन एट द कॉम्प्लेक्स 3, जब ये कॉम्प्लेक्स 3 पे आएगा तो हमारे पास क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ट्रांसफर कर देगा कॉम्प्लेक्स 3 को। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कॉम्प्लेक्स 3 को, तो अब ये प्रोटॉन जो है ड्यू टू इट्स नेगेटिव चार्ज जो इसके साथ अटैच हुए थे वो हमारे पास क्या है इसके साथ अटैच नहीं हो सकते, और ये क्या करता है फिर इन प्रोटॉन को आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रिलीज करता है और अगेन से कन्वर्ट हो जाता है आपके पास यूबिक्विनिन में, और अब वापस आ जाता है आपके कॉम्प्लेक्स 1 के पास ताकि अगेन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ओवरऑल देखें हमारे पास कितने प्रोटॉन आपके पास जो है बाहर पहुंच गए, पहले 4 प्रोटॉन यहाँ से पहुंच के 2 प्रोटॉन आपके पास यूबिक्विनिन की वजह से वहां पे पहुंच गए। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके पास यहाँ पे हैं वो सबसे पहले आयरन के FeS के पास जाते हैं, फिर जो है एक इलेक्ट्रॉन आपके पास साइटोक्रोम C के पास चला जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके पास साइटोक्रोम B के पास चला जाता है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स 3 क्या करता है, 2 प्रोटॉन्स आपके पास ट्रांसफर कर देता है आपके पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो ओवरऑल आप क्या करते हो, आप बाहर प्रोटॉन जमा करते चले जा रहे हो, ठीक है ना। वो ये बाहर जो प्रोटॉन जमा हो रहे हैं ये बाद में आपके पास जो है ATP बनाने में यूटिलाइज होंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका जो साइटोक्रोम C होता है, जो कि हमने कहा था अनदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, पहला यूबिक्विनिन था, दूसरा साइटोक्रोम C है। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे यूबिक्विनोन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आया था, साइटोक्रोम C जो है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम लेके जा सकता है। तो वो क्या करता है, पहले 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, वो कॉम्प्लेक्स 4 को देता है, फिर वापस आता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके जाता है आपके पास कॉम्प्लेक्स 4 को पहुंचाता है। अब कॉम्प्लेक्स 4 क्या करता है, वहां पे आपके पास वेरियस नंबर ऑफ साइटोक्रोम्स होते हैं, साइटोक्रोम A2 होता है, साइटोक्रोम A होता है, साइटोक्रोम A+A3 होता है। तो हमारे पास ये क्या करता है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज करते हुए 2 प्रोटॉन मजीद जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचा देता है। और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स इनके पास अब एनर्जी कोई भी नहीं बचती कि ये फर्दर इनसे कोई यूटिलाइज हो सके। तो आपके पास जो मोनोटॉमिक ऑक्सीजन मौजूद होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स को जब एक्सेप्ट करती है तो साथ में आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में से 2 प्रोटॉन भी साथ हैं इसके अटैच हो जाते हैं और आपके पास फॉर्मेशन हो जाती है H2O की, ठीक है, H2O की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इट इज नॉट H2O2 क्योंकि मोनोटॉमिक ऑक्सीजन थी। तो H2O की फॉर्मेशन हो जाती है, वाटर की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और आपके पास यहाँ से वाटर की फॉर्मेशन हो गई है और आपके पास ओवरऑल जो है प्रोटॉन्स आपके पास शिफ्ट हो गए। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कि आपके पास किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए हैं आपके पास बाहर की तरफ। तो ओवरऑल आपके NADH की वजह से कितने प्रोटॉन शिफ्ट हुए हैं, 4, 2, 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। तो आपके पास 10 प्रोटॉन्स आपके पास बाहर चले गए। सो बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी ऑफ 1 NADH ओवरऑल 10 जो आपके पास जो है हमारे पास 10 प्रोटॉन्स, ठीक है, 10 प्रोटॉन्स जो है आपके पास जो है शिफ्ट हो जाते हैं आपके पास बाहर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स।
नाउ हम स्टडी करते हैं FADH किस तरह से करेगा, उसके बाद हम वापस आएंगे कि फर्दर हमारे पास ATP प्रोडक्शन किस तरह से होगी। तो FADH2 का हमें पता है कि इसमें नो कॉम्प्लेक्स वन इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, वो सिर्फ और सिर्फ NADH के साथ इन्वॉल्व है। तो हमारे पास FADH2 जैसे ही प्रोड्यूस होता है फ्रॉम सक्सिनेट टू फ्यूमरेट की कन्वर्जन में, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स 2 क्या करता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है FAD जो है हमारे पास जो है उसको ट्रांसफर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उसी तरह से फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड भी यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, और फिर उसके बाद FES को ट्रांसफर होते हैं, और उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन उसी तरह से यूबिक्विनिन के पास चले जाते हैं। मगर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जिस तरह कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो हमारे पास कैपेबल था आपके पास 4 प्रोटॉन्स आपके पास बाय शिफ्ट करने में, तो आपका जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 होता है ये थोड़ा सा इनसाइड पे होता है, तो ये आपके पास 4 प्रोटॉन बाहर आपके पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में शिफ्ट करने की एबिलिटी नहीं रखता है। तो आपके पास क्या हुआ कि 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास यूबिक्विनिन ने लिया, उसी तरह से ये यूबिक्विनोन में कन्वर्ट होगा बाय द एडिशन ऑफ 2 प्रोटॉन्स, ठीक है। और ये यूबिक्विनोन जब हमारे पास बाकी उसी तरह से प्रोसेस चलेगा जिस तरह से पहले हमारे पास NADH के केस में चला, ये जहां पे जब कॉम्प्लेक्स 3 के पास आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा और 2 प्रोटॉन आपके पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में शिफ्ट कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 के पास और साइटोक्रोम B के पास पहुंचेंगे, वहां से उनकी एनर्जी यूटिलाइज करते हुए 2 प्रोटॉन मजीद जो है कॉम्प्लेक्स 3 हमारे पास बैक शिफ्ट कर देगा, और साइटोक्रोम C जो है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देगा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज करते हुए 2 प्रोटॉन्स मजीद बाइट शिफ्ट कर देगा, और जो हमारे पास लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे जी आपके पास, आपके ऑक्सीजन उसको एक्सेप्ट कर लेगा और कन्वर्ट कर देगा उसको, फिर हमारे पास बाय द एडिशन ऑफ प्रोटॉन इसको की फॉर्मेशन कर देगा आपके वाटर की। सो बाय द एनर्जी ऑफ FADH2 आपके पास कितने प्रोटॉन बाहर गए ओवरऑल, 2, 4 और 6। तो आपके पास FADH2 जो है 6 प्रोटॉन जो है शिफ्ट करता है आपके आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जबकि हमारे पास देखें हमारे पास FADH2 की वजह से 6 प्रोटॉन बाहर जा रहे हैं और आपके FADH2 की वजह से हमारे पास 10 प्रोटॉन्स बाहर जा रहे हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन. Oxidative phosphorylation is the flow of proton back to the inner mitochondrial matrix. अब आपके पास क्या है, आपने की वाटर टैंक का ऊपर फुल हो चुका है, अब आप क्या करेंगे, नीचे नलका जब खोलोगे तो उसमें से वाटर आएगा विद प्रेशर, ठीक है, और उस वाटर के प्रेशर की वजह से आप जो है कोई भी काम कर सकते हो, मीन आप शावर ले सकते हो कुछ भी। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर मौजूद हैं वो हमारे पास क्या है, हमारे पास ATPase पंप होता है जिसको हम हमारे पास ATPase सिंथेज बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या करता है, हमारे पास ATPase सिंथेज जब ये प्रोटॉन जो हमारे पास बाहर गए हैं ये हमारे पास विद प्रेशर नीचे आएंगे, तो मीन हमारे पास ये हाई एनर्जी प्रोटॉन्स हैं। अब क्या हुआ है कि आपकी एनर्जी जो है हाई एनर्जी प्रोटॉन्स जो हैं वो हमारे पास ATPase सिंथेज से नीचे आएंगे, और इनकी एनर्जी को यूटिलाइज, जब भी हमारे पास जो है 3 प्रोटॉन हमारे पास 4 प्रोटॉन हमारे पास इसमें ATPase सिंथेज में आएंगे, तो ये क्या करता है, स्पिन करता है, और उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए हमारे पास ADP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का बॉन्ड आपस में बनाया जाता है, और आपके पास सेंसेस होती है आपके ATP की, इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स 5, इट इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स 5। तो आपके पास इस तरह से प्रोटॉन्स की सेंसेस होगी। तो हमारे पास दिस इज आल्सो हियर इज द कंप्लीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आपने समझ लिया कि किस तरह इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन हो रही है। अब वहां पे कीमी ऑस्मोसिस थ्योरी हमारे पास प्रेजेंट हुई। कीमी ऑस्मोसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास कहा गया कि हमारे पास ओवरऑल आपके पास क्या होते हैं कि 4 प्रोटॉन्स चाहिए होते हैं आपके पास प्रोडक्शन ऑफ 1 ATP। हमारे पास 4 प्रोटॉन्स चाहिए अकॉर्डिंग टू कीमी ऑस्मोसिस थ्योरी। इसके हमारे पास कोई भी हमारे पास अभी तक जो प्रूफ नहीं है। तो कीमी ऑस्मोसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हुआ, 4 प्रोटॉन से 1 ATP बन रही है। तो अगर हमारे पास एक NADH से कितने प्रोटॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2.5 ATPs। तो मतलब क्या हुआ, एक NADH से हमारे पास क्या हुआ, 2.5 ATP बन रहे हैं। हमने तो एवरेज 3 की बात की थी, तो हमारे पास कीमी ऑस्मोसिस थ्योरी थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, जो चीजें मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बात की थी। तो FADH2 की अगर हम बात करें तो इसने 6 बार शिफ्ट किए हैं, 6 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 1.5 ATPs, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास टोटल कितने NADH की प्रोडक्शन हुई थी, 2 NADH हमारे पास ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, 2 NADH हमारे पास हमने कहा था इधर जब पायरुवेट कन्वर्ट हुआ 10 CoA में, और आपके पास उसके बाद 6 NADH जब हमारे पास TCA साइकिल रन हुआ, तो ओवरऑल 10 NADH की प्रोडक्शन हुई थी। तो 10 NADH will multiply by 2.5 is equal to 25 ATPs की प्रोडक्शन कर रहे हैं। FADH2 हमारे पास 3 ATPs की प्रोडक्शन कर रहे हैं, 2 ATP हमें ग्लाइकोलिसिस में मिले और 2 GTP जिनको हम ATP कह रहे थे क्रेब्स साइकिल में मिले। तो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू कीमी ऑस्मोसिस थ्योरी आपके पास 32 ATPs की प्रोडक्शन होती है,
ठीक है, कितने एटीपीज की प्रोडक्शन हो रही है? 32 एटीपीज की हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है अकॉर्डिंग टू द कीमियोस्मोसिस थ्योरी। टोटल नेट प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज 32 एटीपी। जो ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन होगी वो 32 एटीपीज की होगी फ्रॉम अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मगर जो हमने एवरेज की बात की थी पीछे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 36 टू 38 एटीपीज की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो ये चीजें आपने दो चीजें हमेशा क्लियर रखनी है अपने माइंड में। कहीं पे भी आपसे क्वेश्चन की पूछा जाएगा कि आपके पास टोटल एटीपीज की जो प्रोडक्शन हो रही है फ्रॉम अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो कितनी हो रही है, तो आपने वहां पे सिंपल एक आंसर नहीं करना होता कि आपके पास 36 एटीपीज हो रही हैं या 38 एटीपीज हो रही हैं। तो आपने बताना है जी कि इन सम लिटरेचर जो है हमारे पास जब पायरुवेट शिफ्ट होता है फ्रॉम द साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो कुछ लिटरेचर में है कि 2 एटीपीज की वहां पे यूटिलाइजेशन होती है इन सम सेल्स में नहीं होती। तो ओवरऑल ऑन एवरेज 36 टू 38 एटीपीज की एनर्जी की 36 टू 38 एटीपीज प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बट अकॉर्डिंग टू द कीमियोस्मोसिस थ्योरी आपके पास नेट प्रोडक्शन जो है हमारे पास जो है वो 32 एटीपीज की हो रही है। So that's all from the topic of electron transport chain. Now, if you have any questions, you can ask question.